हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम द और ये है डार्क सीजन 3 एपिसोड 8 का रिकैप, द सीजन फिनाले। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हुई थी, मतलब माइकल के सुसाइड वाले सीन से। द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग, इस लाइन को फोर शैडो करने के लिए। ओके, बैक टू द फ्यूचर। एडम अपने सामने बूढ़ी क्लाउडिया को देखकर हैरान है। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इसे नोआ के हाथों मरवा दिया था और क्लाउडिया का यहाँ आना लूप का हिस्सा भी नहीं है, तो ये जिंदा कैसे है और मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं? क्लाउडिया फिर से समझाती है कि कैसे उसने एडम और ईवा के नाक के नीचे अपना मास्टर प्लान बनाया, जिसके बारे में इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है। क्लाउडिया इसे बताती है कि अपनी सालों की रिसर्च के बाद इसने फाइनली ओरिजिन वर्ल्ड का पता लगा लिया है। ये ओरिजिन कोई ह्यूमन या ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है। थर्ड रियलिटी, द ओरिजिन वर्ल्ड, जहां से इस सब की शुरुआत हुई। क्लाउडिया का मानना है कि एडम और ईवा की दुनिया उस ओरिजिन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। पहले से लगता था कि ये लूप बस दो ही वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है, बट बाद में ये समझ गई कि ये इन्फिनिटी लूप नहीं बल्कि एक ट्राइकेट्रा है। फाइनली ये सवाल मेरे दिमाग में सीजन 3 के शुरुआत से खटक रहा था कि जब 3 नंबर इस शो के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो यहाँ वर्ल्ड दो क्यों हैं? ट्राइकेट्रा, 3 साइकिल्स, 3 सीजन्स, 33 ईयर्स, तो वर्ल्ड भी तो 3 होने चाहिए ना। इसका हिंट हमें पिछले एपिसोड की शुरुआत में भी मिला था। जब टैन हाउस अल्टरनेट रियलिटी पर लेक्चर दे रहा था तब शुरू में स्क्रीन पर 3 बॉक्सेस आए थे, 3 इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स। क्लाउडिया का मानना है कि इस सब की शुरुआत ओरिजिन वर्ल्ड से हुई थी, जहां टैन हाउस ने अपने बेटे और उसकी फैमिली को बचाने के चक्कर में टाइम मशीन बनाई, बट उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उल्टे रिएक्शन से 2 अलग अलग वर्ल्ड्स क्रिएट हुए, एक एडम का वर्ल्ड और एक ईवा का वर्ल्ड। क्लाउडिया ये भी समझ जाती है कि वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इन दोनों वर्ल्ड्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकती। यहाँ हमेशा वही होता रहेगा जो पहले से होता आया है। अगर कुछ चेंज करना है तो इन्हें वो चेंज ओरिजिन वर्ल्ड में जाके करना पड़ेगा। एडम और ईवा के पर्सनल मोटिव्स ने इन दोनों दुनियाओं को कभी ना खत्म होने वाले सफरिंग के लूप में बांध दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ किसी का हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। ये सारे अपनी अजीब और दर्द भरी जिंदगी कॉन्स्टेंटली जीते रहेंगे। क्लाउडिया फिर एडम को टाइम लूप में मौजूद उस स्विच पॉइंट के बारे में बताती है, जिसके बारे में एडम को तो कुछ पता नहीं, बट ईवा इसकी मदद से चीटिंग कर रही है। एपोकलिप्स के दौरान फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टाइम रुक सा जाता है और इनकी साइकिल में एक लूप होल क्रिएट होता है, मतलब वो स्विच पॉइंट जिसके इस्तेमाल से ईवा ने जोनस और अल्ट मार्था के 2 वर्जन्स बनाए। एडम चाहे कितनी ही बार अल्ट मार्था और उसके बच्चे को मार दे, ईवा हमेशा उस लूप होल की मदद से अपने बच्चे को बचाती रहेगी। तो क्लाउडिया ने इस लूप होल की मदद से अपना भी एक अल्टरनेट रियलिटी वर्जन बनाया। एक वर्जन को नोआ ने मार दिया और दूसरा वर्जन यहाँ एडम के सामने खड़ा है, तो इसीलिए क्लाउडिया जिंदा भी है और मर भी गई, बिल्कुल जोनस और अल्ट मार्था की तरह। वो सब तो ठीक है, बट क्लाउडिया को ये सब कैसे पता? ये ओरिजिन वर्ल्ड, स्विच पॉइंट इन द टाइम लूप, ये सब इसे किसने बताया? द आंसर इज क्लाउडिया ने ये सब खुद अपनी रिसर्च करके पता लगाया। पहले बात करते हैं उस लूप होल यानी स्विच पॉइंट के बारे में। एपोकलिप्स के बाद जब क्लाउडिया पुलिस स्टेशन में बैठकर अपने नोट्स रिकॉर्ड कर रही थी, तब हम इसके बैकग्राउंड में रेडियो न्यूज सुन सकते हैं कि साइंटिस्ट का मानना है कि विंडन में हुए उस हादसे के दौरान धरती फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक गई थी। क्लाउडिया ने इस बात को ध्यान में रखा और भूलना मत कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की हेड हुआ करती थी। इसे ऑलरेडी डार्क मैटर, टाइम ट्रैवल और क्वांटम फिजिक्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। बस अपना नॉलेज यूज करके और अल्टरनेट क्लाउडिया बनकर ईवा पर नजर रखे इसने स्विच पॉइंट का पता लगा लिया। ओके, स्विच पॉइंट तो क्लियर हो गया, बट ओरिजिन वर्ल्ड, इसका तो कोई सबूत भी नहीं है इसके पास, और ना ही हमने पिछले 2 सीजन्स में कोई ऐसी चीज देखी है जो किसी थर्ड वर्ल्ड का हिंट दे। वेल, टेक्निकली एक ऐसी चीज या पर्सन है जो इस सारी इक्वेशन में कुछ फिट नहीं बैठ रहा। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग इस अजीबोगरीब लूप का हिस्सा हैं, ऑलमोस्ट उन सारों ने टाइम में आगे या पीछे ट्रैवल किया है, एक्सेप्ट H.G. टैन हाउस। टैन हाउस एक अकेला ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसने अपनी जिंदगी इस लूप में लीनियरली गुजारी है, बिना किसी वियर्ड फैमिली कनेक्शन के साथ। देखा जाए तो इस सारी स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट तो टैन हाउस ही है। उसी ने वो टाइम मशीन बनाई थी और इसी के दादा परदादा ने सिगमुंडस ग्रुप की इनिशियली शुरुआत भी की थी। सारी टैन हाउस फैमिली पहले से टाइम ट्रैवलिंग को लेकर पागल है और H.G. टैन हाउस के पास टाइम ट्रैवलिंग का प्रूफ होने के बावजूद भी इसने अपनी सारी जिंदगी बस घड़ियां और दूसरों के लिए टाइम मशीन बनाने में निकाल दी। समथिंग इज नॉट राइट हियर।
क्लाउडिया को भी ये बात थोड़ी खटकती है। गड़बड़ टैन हाउस में है। क्लाउडिया इसके और शार्लेट वाले कनेक्शन के बारे में भी जानती है कि जिस रात टैन हाउस ने अपना सब कुछ खो दिया, उसी रात कोई शार्लेट को इसके पास छोड़ गया। टैन हाउस ने फिर अपनी सारी जिंदगी शार्लेट को बड़ा करने में लगा दी। याद है ना, मैंने कहा था कि डार्क का मेन प्लॉट पॉइंट है पर्सनल मोटिव एंड पर्सनल लॉस। एडम मार्था को खोने के बाद अपनी दुनिया की बैंड बजा देता है, तो ईवा अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी दुनिया की बैंड बजा देती है। ये दोनों ने अपने पर्सनल मोटिव के लिए इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं। क्लाउडिया भी ये सब अपनी बेटी रेजिना को बचाने के लिए कर रही है। उल्रिक, नोआ, कैथरीना, हैना, इन सब ने भी यही किया अपने पर्सनल मोटिव के लिए। यहाँ पर स्टेबल बस टैन हाउस है और इधर क्लाउडिया को क्लिक होता है कि व्हाट इफ एक ऐसी तीसरी दुनिया है जहां न जोनस है, न मार्था, और ना ही इनका अजीब सा फैमिली ट्री। एक ऐसी दुनिया जहां टैन हाउस ने अपने बेटे और फैमिली को खो दिया, बट उस रात कोई शार्लेट को लेकर उसके पास नहीं गया। मतलब टैन हाउस के पास टाइम मशीन बनाने का नॉलेज भी है और पर्सनल मोटिव भी। और यहाँ ओरिजिन वर्ल्ड का डाउट भी क्लियर हो गया। यार असली हीरोइन तो ये है डार्क की। क्लाउडिया एडम को बताती है कि अब तक जो हुआ वो सब लूप का हिस्सा था, बट अब ये जो हो रहा है, मतलब क्लाउडिया और एडम के बीच का ये कन्वर्सेशन, ये टाइम में फर्स्ट टाइम हो रहा है। और इधर फाइनली एडम को क्लाउडिया की बातों पर भरोसा होता है। एडम क्लाउडिया के कहने के मुताबिक उस स्विच पॉइंट को यूज करके जोनस से मिलता है। एडम यहाँ जोनस को अल्टरनेट वर्ल्ड और ओरिजिन वर्ल्ड का क्रैश कोर्स देता है और उसे बताता है कि अगर इन सारी चीजों को रोकना है और साइकिल को ब्रेक करना है तो उसे और अल्ट मार्था को ओरिजिन वर्ल्ड में जाकर टैन हाउस को टाइम मशीन बनाने से रोकना पड़ेगा। एडम फिर जोनस को वो एप्पल वाली टाइम मशीन देकर वहां से चला जाता है। जोनस फिर जाकर अल्ट मार्था से मिलता है और इसे सब कुछ सच सच बता देता है कि हम दोनों ही हैं वो ग्लिच इन द मैट्रिक्स जिसने सारे टाइम लूप की बजा कर रखी है। ये दोनों फिर गुफाओं के पासेज और टाइम मशीन को यूज करके ओरिजिन वर्ल्ड को ढूंढने निकलते हैं। एडम जाकर ईवा से मिलता है और उसे दिलासा देता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओरिजिन वर्ल्ड, टैन हाउस और उसके बेटे मारिक के बीच बहस चली है। मारिक का मानना है कि टैन हाउस ने कभी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया और ये हमेशा अपने किताबों और टाइम ट्रेवलिंग थेरीज में घुसे रहते थे। ये बोलकर मारिक गुस्से में अपना बोझा बिस्तर बांधकर फैमिली के साथ वहां से चला जाता है। देखकर लग रहा है कि ये वही रात है जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। ओह बाय द वे, ओरिजिन वर्ल्ड को दिखाने डार्क के क्रिएटर्स ने ये लेटर बॉक्स सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो का यूज किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्ट वर्ल्ड के क्रिएटर्स ने इसका इस्तेमाल सिमुलेशन वर्ल्ड को दिखाने के लिए किया था। फिर एक इमोशनल और ट्रिपी टाइम ट्रैवलिंग सीन के बाद जोनस और मार्था ओरिजिन वर्ल्ड में आते हैं और मारिक और उसकी फैमिली को ब्रिज क्रॉस करने से रोक लेते हैं। मारिक अपने घर वापस जाता है और साइकिल फाइनली ब्रेक होती है। ना मारिक ने कभी ब्रिज क्रॉस किया, ना इनका एक्सीडेंट हुआ और ना ही टैन हाउस ने कभी टाइम मशीन बनाई। धीरे धीरे जोनस और मार्था का वजूद मिटने लगता है और इसी के साथ इन दोनों के वर्ल्ड्स भी गायब होते हैं। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि रेजिना जिंदा है और कॉर्नवॉल के घर में रह रही है। वेल टेक्निकली ये ओरिजिन वर्ल्ड है, तो ये घर भी हमेशा से ओरिजिनली रेजिना का ही था। हैना, टॉर्बेन, कैथरीना, पीटर और बेनी रेजिना के घर बैठे डिनर कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और हैना इन सबको अपने अजीबोगरीब सपने के बारे में बताती है कि उसने दुनिया को खत्म होते देखा है और सरप्राइजिंगली इसके बाद उसे काफी रिलीफ फील हुआ। ये बेसिकली एडम और ईवा की कहानी है कि चलो फाइनली सब खत्म हो गया। डियर एडम एंड ईवा, वी गोइंग टू बी ओके, यू कैन रेस्ट नाउ। या सॉरी फॉर दैट। जो लोग टॉर्बन की आई इंजरी को लेकर परेशान हैं उनके लिए एक गुड न्यूज, नेटफ्लिक्स इसके ऊपर एक सेपरेट टीवी शो निकालने वाला है। जस्ट किडिंग, कट गया हम सबका। तो ओरिजिन वर्ल्ड में रेजिना क्लाउडिया और बर्न डॉपलर की बेटी है। ये बुड्ढे के इरादे तो मैं इस पैसे वाले सीन में ही समझ गया था। एनीवेज, हैना और टॉर्बन कपल है और यहाँ भी हैना प्रेग्नेंट है। देख के लग रहा है कि इस वाले वर्ल्ड में पीटर और बेनी ने फाइनली अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया है। बट कैथरीना सिंगल है क्योंकि इस दुनिया में उल्रिक का कभी जन्म नहीं हुआ। इनकी अपडेटेड फैमिली के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा दिमाग अब सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। फिर हैना को येलो जैकेट देखकर डेजा वू वाले फीलिंग्स आते हैं और वो डिसाइड करती है कि ये अपने होने वाले बच्चे का नाम जोनस रखेगी। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। वेट अ मिनट, एक आखिरी माइंड ब्लोइंग बात तो सुनकर जाओ। तो अगर अपने बेटे को बचाने के लिए टैन हाउस ने टाइम मशीन बनाई बट वो मशीन फेल हो गई और इसने एक्सीडेंटली 2 अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट किए जो आपस में एक इन्फिनिट लूप से कनेक्ट हो गए। फिर उस लूप को तोड़ने के लिए उन दोनों वर्ल्ड से जोनस और मार्था यहाँ आए और टैन हाउस के बेटे को बचा लिया। मतलब टेक्निकली टैन हाउस के इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट ने उसके बेटे को बचा लिया। तो टैन हाउस की टाइम मशीन फेलियर थी या सक्सेसफुल थी,
इज द कैट डेड और इज इट अलाइव? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।